चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो सही से सुनाई और दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको सारी चीज ओके हैं तो आप मुझे इंडिकेशन दे दीजिए, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, तो मेरे ख्याल से गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सब कुछ ओके है, ठीक है। चलिए, आज आपका जो है टू पोर्ट नेटवर्क का लास्ट लेक्चर है। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उन क्वेश्चंस को मैं करा देता हूं। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फाइंड 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 द t parameter find the t parameter of the given two port network। आपको एक टू पोर्ट नेटवर्क दिया है, उसके टी पैरामीटर आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। टी पैरामीटर का मतलब एबीसीडी पैरामीटर आपको कैलकुलेट करने हैं। नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम। नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम। यहां पर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है। इसके आपको जेड पैरामीटर दिए हुए हैं। इसके आपको जेड पैरामीटर दिए हैं, ठीक है। जेड पैरामीटर मैट्रिक्स आपको इस टू पोर्ट नेटवर्क का दिया हुआ है। दिस इज 2 1 1 2, और यहां पर आपके पास एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ, ठीक है। और आपको इस पूरे के पूरे टू पोर्ट नेटवर्क का, इस पूरे के पूरे टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मुझे बता दें। ये जो मैं आपका डॉटेड कर रहा हूं पिंक कलर से, इस पूरे के पूरे टू पोर्ट नेटवर्क के आपको एबीसीडी पैरामीटर मुझको बताने हैं, या फिर टी पैरामीटर बताने। चल, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए, क्वेश्चन आपके पास है। आपको मैंने एक टू पोर्ट नेटवर्क दिया है, इसके मुझे टी पैरामीटर या फिर एबीसीडी पैरामीटर चाहिए होता है। चलिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए। आप देखेंगे इस पूरे के पूरे टू पोर्ट नेटवर्क जिसके मुझे एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं, उसमें आपके पास एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, शंट ब्रांच है जिसमें 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। और उस पूरे के पूरे टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर एक और टू पोर्ट नेटवर्क दिया है। उस टू पोर्ट नेटवर्क के आपको जेड पैरामीटर आपको दिए हैं, ठीक है। कई लोगों को लग रहा होगा कि इन दोनों सर्किट को अगर मैं कैस्केडिंग में कनेक्ट कर दूंगा तो ओवरऑल सर्किट बन जाएगा। लेकिन अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क कैस्केडिंग में कनेक्ट हैं तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के आप टी पैरामीटर मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। टी पैरामीटर मैट्रिक्स जो होगा इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन। इसके टी पैरामीटर मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं, इसके भी टी पैरामीटर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या दिया है बेटा, जेड पैरामीटर दिया है। जेड से आपको टी में कन्वर्जन करना पड़ेगा। अगर आपको किसी टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम है तो आप उसके टी पैरामीटर निकाल सकते हैं, लेकिन हम उस मेथड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब कोई और ट्रिक अगर मैंने आपको बताई हो वो आपको सोचना है, बिकॉज दैट इज द लेंथी प्रोसेस। कि अगर जो है
मैं इस टू पोर्ट नेटवर्क को सॉल्व करने जाऊंगा तो इसके मुझे जेड पैरामीटर मालूम है, तो मैं इसके टी पैरामीटर निकाल लूंगा। दोनों के टी पैरामीटर अगर मालूम होंगे, दोनों कैस्केडिंग में कनेक्ट हैं, तो ओवरऑल के टी पैरामीटर आप निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर इस टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर से टी पैरामीटर नहीं निकालूंगा। और कोई ट्रिक अगर आपको याद आ रही हो जो मैंने आपको बताई हो, उसको सोचिए। बिकॉज अगर आप जेड से टी पे जाएंगे तो क्वेश्चन काफी लेंदी पड़ जाएगा। बताएं बेटा आंसर, आपको मुझे आंसर बताना है। आपको मुझे आंसर बताना है कि क्या आंसर होने वाला है। श्रुति सिंह, आप केवल बैठी हैं, आपको मैंने क्वेश्चन करने के लिए बोला है, बैठने के लिए नहीं बोला है ना। क्वेश्चन ट्राई करें, बैठे नहीं। आप ही से श्रुति में बोल रहा हूं, अभी आपने क्वेश्चन लिखा भी नहीं है। 2 3 2 1 3.5। नवीन मौर्य, आपका आंसर बिल्कुल सही है। निवेदिता, आपका आंसर गलत है। नवीन मौर्य, आपका आंसर बिल्कुल सही है। निवेदिता, आपका आंसर गलत है। नवीन, तुम किसी के नोट सोर्स ले लियो क्या पिछले साल से? क्यों नवीन? शुभम, तुम्हारा आंसर गलत है। कई लोग होते हैं टीचर की नजरों में अच्छा बनने के लिए, कई बार होते हैं कि चीटिंग कर लेते हैं। चीटिंग तो नहीं कर रहे। अगर नवीन तुमने अपनी तरफ से आंसर दिया है तब तो तुम्हें बेटा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आया है। नो सर, कन्वेंशन से किया है। अच्छा, कन्वेंशन से किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको ट्रिक से क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन पहले कन्वेंशन से भी कर लीजिए। आप लोग अपने तरीके से करिए क्वेश्चन को, ठीक है। पिंकी, आपका आंसर गलत है। पिंकी, आपका आंसर गलत है। देखो, कन्वेंशनल मेथड जो मैंने आपको बताया वो मेथड तो हमेशा जिंदा रहेगा, ठीक है। कि आपको एबीसीडी पैरामीटर निकालनी है, आप अपने ओवरऑल के V1 I1 V2 I2 मान लीजिए और V1 I1 को V2 I2 के फॉर्म पे लिखने की कोशिश करिए। वो मेथड तो हमेशा जिंदा रहेगा, बट दैट मेथड इज वेरी लेंदी मेथड। लेकिन जो मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, अगर वो आपको स्ट्राइक करे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देवेंद्र, तुम्हारा आंसर गलत है। राजरानी, दोपहर में सो रही हो तुम? ईसी 2019, जिसने भी आंसर किया है गलत है। अभी तक केवल एक ही स्टूडेंट का आंसर सही है, नवीन मौर्य का। बाकी अभी तक मुझे किसी का आंसर नहीं मिला है। टी पैरामीटर निकालने के लिए जो मैंने आपको मेथड बताया, कैस्केडिंग मेथड, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर उस मेथड को यूज करने जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको इस टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम है। जेड पैरामीटर मालूम, तो इसके टी पैरामीटर निकालने पड़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा।
मेरा आंसर नहीं सो बेटा, आपका आंसर गलत है। ईसी 2019 नाम आपका शो हो रहा है, आपका आंसर गलत है। 2312। और ये मेरा एक्सहार क्या लिखा है? ये क्या होता है? जो एक्सहार क्या होता है? आंसर होता है। क्यों राजरानी? अच्छा, टाइपिंग इतना तेज टाइपिंग किया कि आंसर का एक्सहार हो गया। चलो अब है तुम्हारा गलत है। चलो देखो, अब मैं इसको बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। देखिए, कन्वेंशनल मेथड से क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के, हेलो, किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के अगर आपको जेड पैरामीटर मालूम है और अगर आपका वो टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल हो गया तो मैं उसका इक्विवेलेंट टी मॉडल बना सकता हूं। ध्यान से देखिए जो मैं आपसे बोल रहा हूं। अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, इतने को देखिएगा केवल, जहां मैंने ग्रीन कलर किया हुआ, अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, उसके जेड पैरामीटर मालूम है, लेकिन टू पोर्ट नेटवर्क ऐसा होना चाहिए, रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क होना चाहिए। अगर उसके जेड पैरामीटर मालूम है तो आप उसके इक्विवेलेंट टी मॉडल को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, इस टू पोर्ट नेटवर्क के आपको जेड पैरामीटर दिए, जेड पैरामीटर को देख के आप बता सकते हैं कि गिवन टू पोर्ट नेटवर्क मेरा रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा। तो मैं केवल इतने के बारे में अभी बात कर रहा हूं, पूरे के बारे में बात नहीं कर रहा। इस सर्किट को मैं थोड़ा सा अलग से बना लेता हूं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा जरा। नाउ यू कैन बी सी लाइक दैट। चलिए इतने के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आप देखेंगे जो गिवन टू पोर्ट नेटवर्क है, ये इतने की बात कर रहा हूं, ये जो टू पोर्ट नेटवर्क दिया है, इस टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर आपको मालूम है। अगर इस टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम है तो जेड पैरामीटर को देख के आप बता सकते हैं गिवन टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिकल की जरूरत नहीं है, केवल आपको रेसिप्रोकल चेक करना है। तो अगर किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को आपने जेड पैरामीटर की हेल्प से डिफाइन किया है, तो अगर उसका Z12 Z21 के बराबर होगा तो गिवन टू पोर्ट नेटवर्क कैसा होगा? रेसिप्रोकल होगा। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं, द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क, द गिवन टू पोर्ट network is a reciprocal two port network because Z12 is equal to Z21 है। तो ये जो गिवन टू पोर्ट नेटवर्क वो रेसिप्रोकल है। अगर आपके पास एक रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क है, अगर आपके पास एक रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क है, उसके जेड पैरामीटर मालूम है, तो आप उसका इक्विवेलेंट टी मॉडल बना सकते हैं, ठीक है? इक्विवेलेंट। आप जो है किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क, किसी भी रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क के अगर आपको जेड पैरामीटर मालूम है तो आप उसका इक्विवेलेंट क्या कर सकते हैं? टी मॉडल बना सकते हैं। अगर वो रेसिप्रोकल नहीं हुआ तो आप उसका इक्विवेलेंट टी मॉडल नहीं बना सकते। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो मेरे पास टू पोर्ट नेटवर्क है, इसके जेड पैरामीटर दिए हैं और Z12 Z21 के बराबर, तो ये रेसिप्रोकल है। अगर ये रेसिप्रोकल है तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ? इक्विवेलेंट टी मॉडल बना सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क, द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क is a reciprocal two port network so that we can form हम बना सकते हैं इक्विवेलेंट टी मॉडल। आपको सिखाया था मैंने, टी मॉडल ऑफ द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क। आप अपने इस गिवन टू पोर्ट नेटवर्क का टी मॉडल बना सकते हैं। और एक बार आपने टी मॉडल बना लिया तो इसकी जगह मैं इसका टी मॉडल लगा दूंगा। और टी मॉडल लगाने के बाद, टी मॉडल लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो है क्वेश्चन में कैस्केडिंग कनेक्शन बड़ी आसानी से दिख जाएगा। और आपको जो कैस्केडिंग होगी उनके आप जो है एबीसीडी पैरामीटर बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है? तो आप ये जो टू पोर्ट यहां तक लिख लो, फिर इसके बाद मैं इसका टी मॉडल बनाने वाला हूं।
इसका जो इक्विवेलेंट टी मॉडल होगा उसमें आपको 3 इंपीडेंस निकालने पड़ेंगे, ZA, ZB और ZC। जो इक्विवेलेंट टी मॉडल होता है तो उसमें ZA की वैल्यू कितनी होती थी, Z11 माइनस Z12। ZB की वैल्यू कितनी होती थी, Z12 बोलिए या फिर Z21, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो ZC कितना होता था, Z22 माइनस Z21। ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। आप अपने गिवन सर्किट का, गिवन टू पोर्ट नेटवर्क का इक्विवेलेंट टी मॉडल क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। अगर रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क है, उसके जेड पैरामीटर मालूम है, तो आप उसका इक्विवेलेंट टी मॉडल बना सकते हैं। इन्हीं सब क्वेश्चनों को बताने के लिए मैंने वो चीज बताई थी। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। रितु आपका आंसर गलत है, निवेदिता आपका आंसर बिल्कुल सही है इस बार। ठीक है, मेरे ख्याल से जितने लोगों ने किया होगा कन्वेंशनल अप्रोच से किया होगा। मैं आपको ट्रिक से क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार ये चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए, लेकिन ये सब चीजें स्ट्राइक आपको तभी करेंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देवेंद्र तुम्हारा गलत है। चलो, तो मैं आपके गिवन टू पोर्ट नेटवर्क, ये मेरे पास रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क है, इसके मुझे जेड पैरामीटर मालूम है। अब मैं इसका क्या करने वाला हूं, इक्विवेलेंट टी मॉडल बनाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, मेरे ख्याल से सब लोग लिख चुके होंगे। मैं इसका इक्विवेलेंट टी मॉडल बनाऊंगा। इक्विवेलेंट टी मॉडल में 3 इंपीडेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 2 आपके सीरीज आर्म के इंपीडेंस होंगे, एक शंट आर्म का इंपीडेंस होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे आप डेल्टा को स्टार से रिप्लेस कर सकते हो, उसी तरह रेसिप्रोकल गिवन टू पोर्ट नेटवर्क मेरा रेसिप्रोकल है, इसके जेड पैरामीटर मालूम है, तो मैं इसको इसके इक्विवेलेंट टी मॉडल से रिप्लेस कर सकता हूं। और इक्विवेलेंट टी मॉडल में 3 इंपीडेंस निकालने पड़ेंगे, ZA, ZB और ZC। उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्योंकि गिवन टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर आपको मालूम है। चलिए, मेरे ख्याल से हो गया। चलो, मैं इसका इक्विवेलेंट टी मॉडल बना रहा हूं। दिस इज आई कैन बी ट्रांसफॉर्म equivalent T model of the given two port network, गिवन टू पोर्ट नेटवर्क का इक्विवेलेंट टी मॉडल। ध्यान से देखिएगा, जो इक्विवेलेंट टी मॉडल में 3 इंपीडेंस होंगे, एक होगा ZA, एक होगा ZC, ये सीरीज आर्म के इंपीडेंस, और एक होगा बेटा ZB जो कि शंट आर्म का इंपीडेंस है। इनकी वैल्यू निकालनी होती है। और मैंने बोला इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब चाहे इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ, बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं बेटा इसका इक्विवेलेंट टी मॉडल लगाऊंगा। इक्विवेलेंट टी मॉडल में ये होता था ZA, ये होता था ZC और ये होता था ZB। ठीक है, ZA की वैल्यू कितनी होती थी बेटा, Z11 माइनस Z12 लिखाया हुआ था आपको। ZB की वैल्यू कितनी होती थी, चाहे Z12 बोलिए या फिर Z21, बात क्या है, सेम है। और ZC कितना होता था, Z22 माइनस Z21। ठीक है, सारी वैल्यू बेटा आपको दी हुई है, ध्यान से देखिए। तो यहां से आप ZA की वैल्यू निकाल सकते हैं। Z11 कितना है बेटा, Z11 है 2 और Z21 कितना है 1, तो दैट इज 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 ये आ जाएगा 1। ठीक है, नाउ ZB की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, हेलो, ZB की वैल्यू चाहे आप Z12 यूज करिए चाहे Z21, दोनों की वैल्यू बराबर है। दैट इज नथिंग बट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 के बराबर, दिस इज इक्वल टू 1 हो। और ZC की बेटा वैल्यू कितनी होगी, हेलो, ZC की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज नथिंग बट द Z22 माइनस Z21, दिस इज नथिंग बट द 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज नथिंग बट द, अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूं तो बेटा इस रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क जिसके जेड पैरामीटर मालूम है, इसका जो इक्विवेलेंट टी मॉडल होगा उसमें ZA, ZB और ZC की वैल्यू ये होगी 1 1 1। आप इस रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क जिसके जेड पैरामीटर मालूम है, आप उसको क्या कर सकते हैं, इस टी मॉडल से रिप्लेस कर सकते हैं। चाहे आप अपने रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क को लगाओ चाहे इस इक्विवेलेंट टी मॉडल को लगाओ, आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके गिवन रेसिप्रोकल नेटवर्क को
आपको उसके इक्विवेलेंट टी मॉडल से रिप्लेस कर रहा हूं। ये मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो आप पीछे जाके देखिए, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला कि जो चीज मुझे पढ़ानी होती है आगे, वो मैं पहले आपको पढ़ा के रखता हूं। अब ये चीज है कि आप लोगों को चीजें रिवाइज करके रखनी कि कब सर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लिया हो तो मुझे इंटीमेट कर दो, मैं आगे की तरफ बढ़ूं। चलिए, अब आप देखेंगे ये आपके पास रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क था, इसकी जगह मैं इसका इक्विवेलेंट टी मॉडल लगा सकता हूं, इसको लगाने वाला हूं। हेलो, यहां पर आप देखेंगे ये जो रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क है, इन दो पोर्ट के बीच में लगा, तो इसकी जगह मैं इसका टी मॉडल लगाने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सर्किट ऐसा दिखेगा, इसको मैं हटा रहा हूं, आपके इस रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क को हटा रहा हूं, इसकी जगह मैं इसका कौन सा मॉडल लगा रहा हूं, दैट इज इक्विवेलेंट टी मॉडल। ध्यान से देखिएगा, इसकी जगह मैंने इसका इक्विवेलेंट टी मॉडल लगा दिया। इक्विवेलेंट टी मॉडल, दिस इज द इक्विवेलेंट टी मॉडल, दिस इज इक्विवेलेंट टी मॉडल, ये आपका इक्विवेलेंट टी मॉडल है। दिस इज 1 ohm, दिस इज 1 ohm एंड दिस इज 1 ohm। तो मैंने उस रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क को हटा दिया, उसकी जगह मैंने उसका इक्विवेलेंट टी मॉडल लगाया। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब इस सर्किट के आपको टी पैरामीटर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको दिख रहा होगा इस ओवरऑल सर्किट के टी पैरामीटर निकालने। इस ओवरऑल सर्किट को बनाने के लिए 4 टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग किया, सबके टी पैरामीटर निकाल के उनके मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो, इतना बनाओ। वहां के बाद आपको ये बनाना है, वहां के बाद आपको ये बनाना है, अदिति आपका आंसर ठीक है। सब लोग कन्वेंशनल मेथड से, क्या किसी ने ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ये मेथड सोचा था क्या तुम लोगों ने जिन्होंने आंसर किया है? सबने कन्वेंशन लगा दिया है? कन्वेंशन से तो देखो आंसर आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना मैंने आपको पढ़ाया है कि आप उन मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो, चलो अब देखो ओवरऑल सर्किट के मुझे एबीसीडी पैरामीटर निकालने थे। मैं सर्किट को कट कर लेता हूं, यहां तक अगर लिख लिया हो तो आप मुझे बता दें, तो हम लोग अपने आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। हो गया? चलो, आपको इस ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालने थे ओवरऑल। तो आप देखते हैं जो ओवरऑल सर्किट है जिसको मैंने पिंक कलर से घेर रखा है, इस सर्किट को बनाने के लिए आपने कितने टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केड कर रखा है ये देख लेते हैं। नाउ यू कैन बी टेक इट लाइक दिस। आप देखेंगे इस ओवरऑल सर्किट को बनाने के लिए एक टू पोर्ट नेटवर्क तो ये है, एक टू पोर्ट नेटवर्क ये है, जैसे ये 1 टू पोर्ट नेटवर्क, एक टू पोर्ट नेटवर्क ये है, एक टू पोर्ट नेटवर्क ये है, और एक टू पोर्ट नेटवर्क ये है। चार टू पोर्ट नेटवर्क हैं। इन चारों टू पोर्ट नेटवर्क को अगर आप कैस्केडिंग किया, देखो पहले के आउटपुट को दूसरे के इनपुट से कनेक्ट किया, दूसरे के आउटपुट पोर्ट को तीसरे के इनपुट पोर्ट से कनेक्ट किया, चौथे के आउटपुट पोर्ट को चौथे के इनपुट पोर्ट से कनेक्ट किया, इन चारों को अगर आप कैस्केड कर देंगे तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर इन चारों को अगर मैं कैस्केड कर दूंगा तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बन जाएगा। तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जो टी पैरामीटर होंगे, टी पैरामीटर मैट्रिक्स होगा इन तीनों टू पोर्ट, इन चारों टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इन चारों टू पोर्ट नेटवर्क के
टी पैरामीटर मैट्रिक्स को निकाल के उनको मल्टीप्लाई करना। क्या इनके टी पैरामीटर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले वाले टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स को निकालने जा रहा हूं। ठीक है, पहले वाले के टी पैरामीटर मैट्रिक्स को मैं टीए से प्रिंट कर रहा हूं। आप देखेंगे इस टू पोर्ट नेटवर्क में केवल शंट ब्रांच है। अगर शंट ब्रांच का अगर आपको एडमिटेंस मालूम है तो आप इसके एबीसीडी पैरामीटर लिख सकते हैं। एबीसीडी पैरामीटर कितने होंगे अगर आपको शंट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है? दैट इज 1 0, और यहां पर क्या आएगा? y क्या बताता है? शंट ब्रांच का एडमिटेंस, लेकिन दिया है इंपीडेंस। इंपीडेंस अगर 2 है तो एडमिटेंस कितना हो जाएगा? 1/2, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क का जिसमें आपके पास शंट ब्रांच थी उसके एबीसीडी पैरामीटर आपको आ गए। नाउ दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है, इसके एबीसीडी पैरामीटर निकाल। दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स को या फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स को मैं टीबी से प्रिंट करूं। दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास सीरीज आर्म है और सीरीज आर्म का इंपीडेंस मालूम है तो इसके एबीसीडी पैरामीटर डायरेक्टली लिख सकते हैं। कितना आएगा? 1 Z 0 1 Z की बेटा वैल्यू 1 थी, इंपीडेंस ही दिया था। नाउ तीसरे टू पोर्ट नेटवर्क में चलते हैं। तीसरे टू पोर्ट नेटवर्क में फिर से आपके पास शंट ब्रांच है और शंट ब्रांच का एडमिटेंस अगर आप लिख दें तो आप इसके एबीसीडी पैरामीटर डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो मैं जब इसके एबीसीडी पैरामीटर लिखूंगा फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स लिखूंगा तो मैं इस शंट ब्रांच का एडमिटेंस लिखूंगा। एबीसीडी पैरामीटर क्या आएंगे? 1 0 y आता है। y क्या होता है? शंट ब्रांच का एडमिटेंस। इंपीडेंस है 1 तो एडमिटेंस भी कितना आएगा? 1, एंड दिस इज 1। और बेटा आपके पास ये जो चौथी ब्रांच, ये जो चौथा टू पोर्ट नेटवर्क है, इसमें आपके पास सीरीज आर्म और सीरीज आर्म का इंपीडेंस मालूम है तो इसके भी आप एबीसीडी पैरामीटर लिख सकते हैं। या फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स कितना आएगा बेटा? टी पैरामीटर मैट्रिक्स 1 Z की वैल्यू कितनी है? 1 0 1। ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क इन चारों टू पोर्ट नेटवर्क की कैस्केडिंग कनेक्शन से बना है। तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जो टी पैरामीटर मैट्रिक्स होगा इन चारों टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स का आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। चारों के टी पैरामीटर मैट्रिक्स मैंने लिखे और उनका आपस में क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। आपस में क्या कर देना? मल्टीप्लाई। अगर मैं चारों के टी पैरामीटर मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स मिल जाएंगे। बस चारों के टी पैरामीटर मैट्रिक्स मालूम है, बस मल्टीप्लिकेशन करना। चलो देखते हैं। अब मैं ऊपर नहीं देख रहा, टीए की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 0 हाफ 1। टीबी आपके पास एक सीरीज ब्रांच है, सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस 1 था तो आएगा इसके टी पैरामीटर 1 1 0 1। टीसी शंट ब्रांच थी, इंपीडेंस था 1 तो एडमिटेंस भी आ जाएगा 1 1 0 1 1। नाउ दिस इज टीडी। टीडी की वैल्यू कितनी होगी? सीरीज ब्रांच थी 1 1 0 1। अब दो का मल्टीप्लाई कर लो। पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूंगा, फिर उसका और फिर इसका। बस मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिए। 1 0 हाफ 1 लिखते चले बेटा अब साथ में। अब ये ना बोले कि सर ऊपर कर दीजिए नीचे करें, मल्टीप्लाई करना है, अपने मन से भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, पहले मैं इसको उठा के यहां रख रहा हूं। नाउ दिस इज 1 0। तो जब 1 0 है तो आएगा यहां पर आपके पास 1 1 प्लस का 0 प्लस का 0। पहला मेरा कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। फिर दूसरे कॉलम को उठाएंगे, ऊपर रखेंगे, 1 1 को रखेंगे तो दिस इज 1 1 0 1 और सबको ऐड कर देंगे तो दूसरा कॉलम आ जाए। नाउ दिस इज नथिंग बट, साथ में लिखते चले 1 0 हाफ 1। दिस इज 1 1 0 1। यहां पर आ जाएगा 1 1 1 2। बस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। पहले कॉलम को उठाएंगे, यहां रखेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो मेरा पहला कॉलम आ जाएगा। ना उठाइए 1 1। बेटा पहले कॉलम को उठा रहा हूं और ऊपर रख रहा हूं। नाउ दिस इज 1 0 हाफ 1। नाउ मल्टीप्लाई करिए 1 0
1 1 और सबको ऐड कर देंगे। पहला कॉलम हो गया। दूसरे को उठाइए। दूसरे को उठाएंगे तो दिस इज 1 and 2, 1 and 2 मल्टीप्लाई करिए। 1 0 प्लस के 2 प्लस के 2, दिस इज इक्वल टू 1 0 हाफ 1। यहां पर कितना आएगा बेटा? 2 3 1 2। बस एक और मल्टीप्लिकेशन करना है बस। इसको उठाएंगे, यहां रखेंगे 2 1 2, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 1। फिर दूसरे वाले कॉलम को उठाएंगे, यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 2। तो दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज हाफ, प्लस 0 प्लस 2। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 3 2, और बेटा एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 7/2। So now this is the overall two-port network के T पैरामीटर मैट्रिक्स होंगे 2 3 2 7/2। ये आपके ओवरऑल नेटवर्क के T पैरामीटर मैट्रिक्स हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। कन्वेंशनल मेथड से अगर आप बोले तो मैं इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से भी करा सकता हूं, लेकिन कन्वेंशनल मेथड से आपको ट्राई करना चाहिए। चलिए मैं कन्वेंशनल से भी करा देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर है कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। जयप्रकाश क्लियर है? चलो कन्वेंशन से ही बता देता हूं कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हो गया हो तो आगे बढ़े, एंटीमेट करें मुझे। हो गया? चलो मेरे ख्याल से हो गया सभी का। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल तरीके से कैसे किया जाएगा, जैसे डेरिवेशन करते थे सेम तरीके से कर लेंगे ना। ये आपके पास एक 2 पोर्ट नेटवर्क था, और इस ओवरऑल 2 पोर्ट नेटवर्क के आपको एबीसीडी पैरामीटर निकालना। ये ओवरऑल 2 पोर्ट नेटवर्क है। यहां पर ये आपके पास 2 ओम था, 2 ही ओम था ना ये। और यहां पर आपके पास एक 2 पोर्ट नेटवर्क है जिसके जेड पैरामीटर आपको दिए हुए थे, दिस इज 2 1 1 2। और इस ओवरऑल 2 पोर्ट नेटवर्क के आपको एबीसीडी पैरामीटर निकालना। ध्यान से देखिए, अब वैसे भी आज लास्ट लेक्चर है, आज के बाद चीजें खत्म हो जाएंगी 2 पोर्ट नेटवर्क की।
इस टू पोर्ट नेटवर्क के आपको एबीसीडी पैरामीटर निकालना, ठीक है, इस ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालना। तो अगर मुझे इस ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालने तो मैं उनको कुछ मान लूंगा, और जब एबीसीडी पैरामीटर मान लेंगे तो आप दो इक्वेशन बना सकते हैं V1 और I1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट में रेफरेंस वोल्टेज और रेफरेंस करंट एक बार मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपका इनपुट पोर्ट की बात करूं, ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट में कितना वोल्टेज मानते थे, V1, करंट कितना मानते थे, I1, ठीक है। नाउ एक टर्मिनल से I1 करंट इन कर रहा है तो दूसरे से I1 करंट लीव भी करेगा। आउटपुट पोर्ट पे कितना वोल्टेज मानते थे, रेफरेंस वोल्टेज V2, और करंट कितना मानते थे, दिस इज नथिंग बट द I। आपको ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालने थे, तो आपने ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर कंसीडर कर लिया, दैट इज टीओ, दैट इज पहले एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, तीसरा एलिमेंट है सी, एंड दैट इज चौथा एलिमेंट है डी। ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मान लिया। अभी आपको सर्किट नहीं देखना, सर्किट को बिल्कुल भूल जाइए, सर्किट को मैंने हटा दिया, सर्किट नहीं देखना चाहिए। आपके पास ये ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है, इसके आपने एबीसीडी पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं। अगर आपने ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर डिफाइन कर रखे तो V1 और I1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं V2 और I2 के टर्म में। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखिए, V1 की वैल्यू कितनी होगी, A इंटू V2 माइनस B इंटू I2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और I1 की बेटा वैल्यू कितनी होगी, C इंटू V2 माइनस D इंटू I2। तो जरा ध्यान से देखिए, जरा अगर आप अपने इस ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। अगर आप V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखने में सफल हो गए तो V2 का कोएफिशिएंट A पैरामीटर हो जाएगा और I2 का कोएफिशिएंट B पैरामीटर हो जाएगा। और अगर आप I1 को किसी तरीके से V2 और I2 के फॉर्म पे लिखने में सफल हो गए तो V2 का कोएफिशिएंट C पैरामीटर होगा और बेटा I2 का कोएफिशिएंट D पैरामीटर होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका मेन मकसद है कि आपके जो टू पोर्ट नेटवर्क है, अगर आप इसके एबीसीडी पैरामीटर निकालना चाहते हो तो V1 को आपको क्या करना पड़ेगा, V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, और I1 को भी आप V2 और I2 के फॉर्म पे लिख लेंगे। अगर आपने V1 और I1 को V2 I2 के फॉर्म पे लिख लिया तो एबीसीडी पैरामीटर निकालें। अब जरा ध्यान से देखिए कि आपको सर्किट डायग्राम भी दिया है। इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से आप V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखने की कोशिश करेंगे और I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखने की कोशिश करेंगे। अब मैं सर्किट डायग्राम के अंदर जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सर्किट डायग्राम के अंदर जा रहा हूं, इतना लिख लीजिए। अब मैं सर्किट डायग्राम के अंदर जा रहा हूं, अब जरा चीजें ध्यान से समझिएगा। अब आप देखेंगे कि आपके पास ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है, इस टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम है। अगर जेड पैरामीटर मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां भी दो इक्वेशन लिख सकते हैं। दो इक्वेशन लिखने के लिए आपको इस टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे वोल्टेज और करंट मानना पड़ेगा और आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज और करंट मानना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ये टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम है। जेड पैरामीटर मालूम है तो आप यहाँ से दो इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके लिए मुझे यहाँ पर इस टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज और करंट मानना पड़ेगा। अब मैं नया वेरिएबल ना मान के मैं देखूंगा कौन से वेरिएबल यूज कर सकते हैं। बताओ, इस पॉइंट अगर यहाँ पर आपने V1 पोटेंशियल मान रखा है, यहाँ पर अगर आपने V1 पोटेंशियल मान रखा है तो ये तो पैरेलल में ना शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट, तो जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। तो अगर इन दोनों पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर है, और इन दोनों पॉइंट के बीच अगर V1 पोटेंशियल तो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, V1, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आपने ओवरऑल सर्किट के टर्मिनल के क्रॉस V1 मान रखा है तो यहाँ भी कितना वोल्टेज आएगा, V1। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए, पैरेलल में कनेक्ट है, हेलो, पैरेलल में, दिस इज पैरेलल, तीनों का, इसकी बात करूं इसका, तीनों को आपने एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर रखा है और तीनों के बेटा एक टर्मिनल को, तो आप देखेंगे पैरेलल में ये जो V1 वोल्टेज है इस रजिस्टर के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, V1, और इस टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, V1, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, नाउ
इस इनपुट पर, इस टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे कितना वोल्टेज आएगा, V1। क्योंकि इसके जेड पैरामीटर मालूम थे, इसके जेड पैरामीटर मालूम थे, तो मैं इसके इनपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस करंट और आउटपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज और रेफरेंस करंट मानो। ठीक है, ये V1 हो गया। अब करंट देख लेते हैं, यहाँ पर करंट, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना करंट मान रखा है आपने, I1। ये I1 करंट आएगा, ये I1 करंट इस नोड पे आएगा, लेकिन इस नोड पे आने के बाद कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, मतलब यहाँ पर जो करंट होगा वो I1 से अलग होगा। ये जो I1 करंट है, I1 करंट यहाँ तक आएगा, इस नोड पे डिवाइड होगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कितना करंट जा रहा है, मान लेता हूँ I1 डैश, और यहाँ पर कितना करंट मान लेता हूँ I2 डैश, I1 डबल डैश मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये जो I1 करंट है वो इस नोड में आने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनपुट टर्मिनल, इसलिए मैं करंट मान लेता हूँ कि यहाँ पर कितना करंट चला गया, यहाँ पर चला गया I1 डैश, यहाँ पर चला गया I1 डैश, और यहाँ पर कितना करंट चला गया, I1 डबल डैश। ठीक है, तो आप देखेंगे इस टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे वोल्टेज और करंट आपने बना लिया। आउटपुट पोर्ट पे चलते हैं, आउटपुट पोर्ट पे ये बताइए, अगर आपने ओवरऑल सर्किट के आउटपुट पोर्ट पे V2 वोल्टेज मान रखा, तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट पे कितना, शॉर्ट सर्किट है ना। शॉर्ट सर्किट मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, शॉर्ट सर्किट, सेम पोटेंशियल, इन पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में V2 पोटेंशियल है, तो इसके भी आउटपुट पोर्ट के टर्मिनल के पास कितना पोटेंशियल आएगा, दिस इज V2, दिस इज V2, दिस इज V2, और करंट कितना मान रखा है, I2। तो यही करंट आपके इसके आउटपुट पोर्ट के एक टर्मिनल से इन कर रहा है, यही करंट आपका निकलेगा। तो यहाँ से कितना करंट इन कर रहा है, दिस इज I2, यहाँ से इन कर रहा है, तो यहाँ से I2 क्या भी करेगा, लीव करेगा। तो आप देखेंगे इस टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस करंट, और आउटपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज और रेफरेंस करंट आपने ड्रॉ कर रखा। अब यहाँ से आप देखिए इस टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर, आपका मेन टारगेट है V1 को हम V2 I2 के फॉर्म पे लिखना चाहते हैं और I1 को V2 और I2। आप सर्किट में चल रहे हैं, तो आप देखेंगे इस टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर आपको दिए। अगर आपको किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम है, तो आप उसके उस टू पोर्ट नेटवर्क के V1 और V2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, I1 और I2 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के आपको जेड पैरामीटर मालूम है, तो V1 और V2 की वैल्यू आप I1 और I2 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि I1 की जगह कितना है, I1 डैश है केवल बस, और यहाँ पर I2 की जगह कितना है, I2 है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम है, तो यहाँ से मैं दो इक्वेशन बना सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इस टू पोर्ट नेटवर्क के आपको जेड पैरामीटर मालूम थे, तो अब मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम, तो V1 और V2 की वैल्यू लिख सकते हैं। V1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 की बेटा वैल्यू आएगी Z11। व्हाट इज द Z11, दिस इज Z11 2 है इनटू I1, I1 की जगह कितना करंट है, I1 डैश, प्लस Z21, Z21 की वैल्यू है 1 इनटू कितना होता था, दैट इज I2, I2 फ्लो कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और V2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, Z21, हेलो Z21, Z21 कितना है, दिस इज 1 इनटू I1, I1 की जगह I1 डैश है, और क्या होगा Z22 इनटू I2, Z22 इनटू I2। तो आप देखेंगे आपको इस टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम थे, तो आपने दो इक्वेशन आपने बना। V1 को आपको लिखना था, हेलो V1 को मुझे लिखना था V2 और I2 के फॉर्म पे। आपने V1 को I1 डैश और I2 के फॉर्म में, I2 तो है आपके पास, I1 डैश नहीं चाहिए, तो मतलब I1 डैश को हटाना पड़ेगा आपको, और बेटा कौन सा चाहिए, I1 चाहिए। ठीक है, I1 डैश हटाना पड़ेगा। दूसरा, तो I1 डैश आप कहां से हटा सकते हैं, I1 डैश आप यहां से हटा सकते हैं। I1 डैश की वैल्यू V2 और I2 के फॉर्म पे निकाल लेंगे और यहां पर रख देंगे, तो V1 मेरा V2 और I2 के फॉर्म पे आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि चलो V1 को तो मैं V2 और I2 के फॉर्म पे लिख लूंगा, लेकिन आपको क्या करना था, दूसरा इक्वेशन I1 को लिखना था। किसको, I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे आपको लिखना था। चलो मैं पहले V1 को लिख के दिखाता हूं। ठीक है, V1 को आपको V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना था। ध्यान से देखिए, V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना था। V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे, I2 तो है लेकिन यहाँ पर I1 डैश हटाना पड़ेगा। I1 डैश कहां से हटाएंगे, I1 डैश की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा V2 और I2 के फॉर्म पे, तो यहाँ से I1 डैश की वैल्यू मैं V2 और I2 के फॉर्म पे रख दूंगा, तो पूरा रिलेशन मेरा
V2 और I2 के फॉर्म पे। V1 को अगर V2 I2 के फॉर्म पे आपने कर दिया तो आपके पास A और B पैरामीटर आ जाएंगे। तो यहां से देखिए मैं हटा रहा हूं, पहले I1 डैश निकाल रहा हूं बेटा। हेलो, I1 डैश की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? I1 डैश की वैल्यू आएगी V2 माइनस 2I2, V2 माइनस 2I2। I1 डैश की वैल्यू आएगी V2 माइनस 2I2। बस इस I1 डैश की वैल्यू यहां रखो। हेलो, इस I1 डैश की वैल्यू यहां रखो। I1 डैश की वैल्यू यहां रखनी है तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। I1 डैश की वैल्यू रख रहा हूं बेटा, V2 माइनस 2I2 माइनस, माइनस नहीं प्लस, प्लस 1 इंटू I। बस दो का अंदर गुणा करो, 2V2 माइनस 4I2 प्लस के I2। तो V1 की वैल्यू आ गई V2 और I2 के फॉर्म पे, 2V2 माइनस के 3I2। जरा कंपेयर करो बेटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करो। अगर आपने V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिख लिया, अगर आपने V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिख लिया तो V2 का जो कोफिशिएंट है, V2 का जो कोफिशिएंट है वो कौन सा पैरामीटर है? A पैरामीटर। और I2 का जो कोफिशिएंट है वो कौन सा पैरामीटर है? B पैरामीटर। तो यहां से आपको दिख रहा होगा ये आपका कौन सा पैरामीटर है? A पैरामीटर। और ये कौन सा पैरामीटर है? B पैरामीटर। तो A पैरामीटर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और B पैरामीटर कितना आ गया? 3। अभी ऊपर देखते हैं क्या यही निकाला था? तो A और B पैरामीटर आ गया, A और B पैरामीटर आ गया, दिखना चाहिए आपको। A और B पैरामीटर आ गया। इन दो इक्वेशन को नहीं भूलिएगा, इन दो इक्वेशन को नहीं भूलिएगा। ये हम लोगों ने जेड पैरामीटर मालूम थे वहां से बनाई थी दो इक्वेशन। ए और बी पैरामीटर आ गए आपके, चेक कर लीजिए क्या यही आ रहे थे क्या वहां से भी? अगर हो गए हो तो मुझे बताइए। अब मुझे सी और डी पैरामीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सी और डी पैरामीटर निकालने के लिए I1 को मुझे V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना है। I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना है। तो अभी मैं I1 ढूंढने जा रहा हूं। इन दो रिलेशन में कहीं I1 दिख रहा है क्या? हेलो, इन दो रिलेशन में कहीं I1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो आपको सर्किट में जाना पड़ेगा, I1 देखना पड़ेगा कहां है। चलो चलते हैं सर्किट में। ये दो इक्वेशन आपको जेड पैरामीटर मालूम थे, वहां से बनाया है। इन इक्वेशन को मत भूलिएगा। अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। चलो यहां पर एक बार मैं मैच भी करा देता हूं। ए पैरामीटर कितना आ रहा था? 2। बी पैरामीटर कितना आ रहा था? 3। देखो यहां से ए पैरामीटर आ रहा है 2 और बी पैरामीटर आ रहा है 3। चलो अब मुझे क्या करना है? सी और डी पैरामीटर निकालना। तो ध्यान से देखो, सी और डी पैरामीटर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। तो I1 यहां तो कहीं दिख नहीं रहा इक्वेशन, क्योंकि मैं सर्किट में गया था। सर्किट में गया था तो मैं यहाँ, मैंने तो है यहाँ पर देखा कि जेड पैरामीटर मुझे मालूम थे, टू पोर्टेड, ये दो इक्वेशन मैंने बना। अब देखेंगे यहाँ कहीं I1 तो आ नहीं रहा, तो अभी कुछ और दिया होगा। तो I1 कहाँ है? ये वाला करंट है, देखो I1। ये जो I1 करंट है वो कैसे आ रहा होगा? ऐसे आ रहा होगा। और आप देखेंगे आपको I1 करंट निकालना है, तो आप देखेंगे I1 करंट निकालना है तो KCL लगा सकते हैं। ये I1 करंट इस नोड में आने के बाद इन दोनों ब्रांच में क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। हेलो, ये जो I1 करंट है इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। तो आप देखें किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर? जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो जो I1 करंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? I1 डैश और I1 डबल डैश। एक मिनट, हेलो हेलो, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हेलो, हाँ वासुदेव जी बताएं। रात में अपनी ट्रेन
कुछ लोगों को जो है पूछ रहे थे कि सर कब मुलाकात होगी, है ना। तो आज हम लोग निकलेंगे, जो है मैं निकलूंगा आज फाइनली जो है आपके प्रयागराज के लिए। और कल जो है किसी भी स्टूडेंट को मुलाकात करनी हो तो कोचिंग में मुलाकात हो सकती है, ठीक है। अभी आप लोग तो निकले नहीं होंगे, निकल गए हो तुम लोग, निकल गए हो। देखो अभी जयप्रकाश कह रहा है कहाँ निकले हैं सर, निकल गए हो। देखो घर में जो है अच्छा प्रयागराज में ही हो तुम, है प्रयागराज में हो, अच्छा ठीक है। तो चलो देखो I1 निकालना था, I1 को मुझे क्या करना था, I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना था। तो I1 मुझे यहां दिख रहा था। अब देखें करंट निकालना, करंट केसीएल से निकलता है, तो केसीएल आप ये जो I1 करंट है इस नोड में आने पर डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखें किसी भी नोड में आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो I1 करंट किसके बराबर होगा, I1 डबल डैश और I1 डैश के बराबर। तो आप देखेंगे I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सर्किट से देखिए I1 किसके बराबर हो जाएगा, I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। ध्यान से देखिए जो I1 है वो I1 डैश और I1 डबल डैश के बराबर है। तो आप देखेंगे अगर आपको ABCD पैरामीटर निकालने तो आपको I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना है। हेलो, आपको अगर ABCD पैरामीटर C और D पैरामीटर निकालने, हेलो C और D अगर पैरामीटर निकालने तो I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना है। तो मुझे I1 को V2 और I2 मतलब मुझे I1 डैश भी नहीं चाहिए, I1 डबल डैश भी नहीं, मतलब इनकी वैल्यू मुझे कहीं ना कहीं से निकालनी पड़ेगी। इनकी वैल्यू मुझे कहीं ना कहीं से क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना है। तो चलो देखते हैं जरा I1 को हम लोग I1 डैश को आपको I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना है। तो आप देखेंगे I1 डैश को क्या मैं V2 और I2 के फॉर्म पे लिख सकता हूँ। आप देखो ये इक्वेशन आपने बनाई थी, यहां से मैं I1 डैश को V2 और I2 के फॉर्म पे लिख सकता हूं। तो I1 डैश की वैल्यू तो मैं यहां से उठा के रख दूंगा, I1 डैश की वैल्यू तो मैं यहां से उठा के रख दूंगा। I2 डैश क्या है, ये I2 डैश, I1 डैश क्या है, ये I1 डैश की वैल्यू कहां है, I1 डैश देखो यहां कहीं तो दिख नहीं रहा, तो फिर सर्किट में जाना पड़ेगा। I1 डैश है कहां, I1 डैश बेटा इस ब्रांच का करंट है। अच्छा ये बताओ इस ब्रांच में जो करंट है, करंट निकालना है, तो इस ब्रांच में रजिस्टर मालूम है, और बेटा इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज अगर मुझे मालूम चल जाए तो आप देखेंगे कि अगर आपको किसी भी ब्रांच का करंट चाहिए, आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर लगा है, रजिस्टर के क्रॉस आप देखेंगे यहाँ पर आपने V1 वोल्ट माना है तो इस रजिस्टर के क्रॉस भी V1 वोल्ट आएगा। रजिस्टर का वोल्टेज मालूम है, रजिस्टेंस मालूम है, तो ये करंट आ जाएगा। तो आप इस I1 डैश की वैल्यू V1 के टर्म में लिख देंगे, और V1 की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, I1 डैश और I2 डैश के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो पहले मैं I1 डैश निकालो। हेलो, I1 डैश क्या है बेटा, I1 डैश इस ब्रांच का करंट है, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट। ध्यान से देखिए इस ब्रांच का करंट लिखना है, I1 डबल डैश इस ब्रांच का करंट है, इस ब्रांच के करंट को लिखना है, इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट है। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर का रजिस्टेंस चाहिए, रजिस्टर का वोल्टेज, रजिस्टर का रजिस्टेंस मालूम है, वोल्टेज कितना होगा, दैट इज शॉर्ट सर्किट है, तो दैट इज इस रजिस्टर के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, इस रजिस्टर के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, V1, कितना आएगा, V1। ठीक है, तो आप देखेंगे रजिस्टर का करंट, रजिस्टर का करंट क्या होता है, रजिस्टर का वोल्टेज डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस। तो I1 डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1/2। I1 डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से मैं लिख रहा हूं I1 डबल डैश, I1 डबल डैश कितना हो जाएगा, V1/2। तो पहले तो मैंने I1 डबल डैश की वैल्यू रखी है यहाँ पर, पहले मैं साफ साफ लिख देता हूं जिससे तुम लोग को दिक्कत ना हो। आपको C और D पैरामीटर निकालना था, C और D पैरामीटर के लिए आपको I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना था, मतलब इसको भी हटाना पड़ेगा, इसको भी हटा, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने I1 डबल डैश की पहले वैल्यू निकाली। I1 डबल डैश कितना था, V1/2, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I1 डबल डैश की पहले वैल्यू यहां रखें। I1 डबल डैश की जब आप वैल्यू रखोगे तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 डैश प्लस V1/2। ठीक है, चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो 2I1 डैश प्लस V1/2 हो जाएगा। अब आप देखोगे आपको क्या करना था, सीओडी पैरामीटर निकालने के लिए आपको क्या करना था, I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना था, मतलब V1 को भी हटाना पड़ेगा और I1 डैश को भी हटाना पड़ेगा। तो V1 को आप कहां से हटा सकते हो, ये देखो दो इक्वेशन लिखी है। हेलो, आपको
I1 की वैल्यू V2 और I2 के फॉर्म पे लिखनी थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, V1 को हटाना पड़ेगा। अगर मैं V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिख दूं और I1 डैश को V2 और I2 के फॉर्म पे लिख दूं, तो I1 मेरा V2 और I2 के फॉर्म पे आ जाएगा। तो आप देखो आपके पास क्या कोई रिलेशन है जिससे आप V1 की वैल्यू V2 और I2 के फॉर्म पे लिख सकते हो। यहां पर देखो, यहां पर 3 रिलेशन मैंने निकाले हुए, ध्यान से देखिए बेटा, जरा आपको दिखना चाहिए। यहां से आपने रिलेशन निकाला, V1 की वैल्यू मैं V2 और I2 के फॉर्म पे लिख सकता हूं। हेलो, इक्वेशन नंबर 3 से V1 की वैल्यू आप V2 और I2 के फॉर्म पे, तो V1 की वैल्यू मैं यहां से रखूंगा V2 I2 के फॉर्म पे, और I1 डैश की वैल्यू भी आपको हटानी पड़ेगी क्योंकि V2 और I2 चाहिए। तो क्या I1 डैश की वैल्यू आप V2 और I2 के फॉर्म पे लिख सकते हैं? बिल्कुल, I1 डैश की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, इस इक्वेशन से आपने I1 डैश की वैल्यू V2 I2 के फॉर्म पे, तो यहां से मैं I1 डैश की वैल्यू V2 I2 के फॉर्म पे और यहां पर V1 की वैल्यू V2 I2 के फॉर्म पे, तो पूरा मेरा I1 V2 I2 के फॉर्म पे आ जाएगा बस। और जैसे ही आपने I1 को V2 I2 के फॉर्म पे लिखा, बस आपके C और D पैरामीटर आ जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, यहां से देखो इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से आपने I1 डैश की वैल्यू निकाली है V2 I2 के फॉर्म पे, तो यहां से तो मैं I1 डैश की वैल्यू रख रहा हूं, और बेटा V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू बेटा V2 I2 के फॉर्म पे यहां से रख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो यहां से मेरा I1 आ जाएगा 2, I1 की वैल्यू बताओ जरा, I1 डैश की वैल्यू V2 I2 के फॉर्म पे कितनी है? दिस इज V2 माइनस 2I2 प्लस V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू V2 I2 के फॉर्म पे कितनी है बेटा? दिस इज 2V2 माइनस 3I2 डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई 2। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। I1 को आपने V2 I2 के फॉर्म पे लिख लिया, हो गया। बस गुणा करो, 2V2 माइनस 4I2 प्लस 2V2 माइनस 3I2 डिवाइडेड बाई 2। नाउ दिस इज I1, यहां पर बेटा हो जाएगा ये 2 और 2 4, 4V2 माइनस 7I2 डिवाइडेड बाई 2 को बेटा अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो I1 की वैल्यू आपने V2 I2 के फॉर्म पे 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू V2 माइनस 7 बाई 2 इंटू, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो I1 की बेटा वैल्यू आ गई 2V2 माइनस 7/2। और एक बार आपने I1 को V2 I2 के फॉर्म पे लिख लिया, तो बेटा जो V2 का कोफिशिएंट है वो C पैरामीटर होगा और बेटा I2 का कोफिशिएंट D पैरामीटर। तो C की वैल्यू आ गई 2 और D की वैल्यू आ गई बेटा 7/2। चेक कर लो, यही आ रहा था पिछली बार। तो आपके चारों के चारों पैरामीटर मैंने निकाल दिए। अब ये देखो, मैंने आपको बताया ये कन्वेंशनल मेथड है, इसमें सोचना पड़ेगा आपको, और वो मैंने आपको मेथड बताया जिसमें आप टी इक्विवेलेंट मॉडल बना के कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से कैसे करेंगे और ट्रिक से कैसे करेंगे, दोनों तरीके आपको मैंने बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर हो जाए तो मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा तो हम लोग आगे बढ़े। अगर हो जाए तो मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जेड टी पैरामीटर निकालने के लिए कैस्केड कनेक्शन बेटर होता है, लेकिन अगर आपको कोई और पैरामीटर निकालने हो तो उसके लिए कैस्केड कनेक्शन बेटर होगा क्या? नहीं होगा। तो हम वो वाला मेथड यूज नहीं करते, कैस्केडिंग वाला। मान लीजिए आपको टी पैरामीटर निकालने तो कैस्केडिंग कनेक्शन में टी पैरामीटर मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, हो गया होगा। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जेड पैरामीटर, find the z parameter of the given two port network.
इस बार आपको टी पैरामीटर नहीं निकालने हैं, इस बार आपको जेड पैरामीटर निकालने हैं। इस बार आपको जेड पैरामीटर निकालना। नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम, दिस इज द सर्किट डायग्राम। एक ये टू पोर्ट नेटवर्क है, इसके जेड पैरामीटर आपको दिए हैं। जेड पैरामीटर मैट्रिक्स को जेड से, इस टू पोर्ट नेटवर्क का नाम है, दिस इज द टू पोर्ट नेटवर्क एन है। इस टू पोर्ट नेटवर्क का नाम है एन। तो इसके जो है जेड पैरामीटर मैट्रिक्स आपको दिए हैं। Z11 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करा है Z11 से, Z12 एलिमेंट को Z21 से, Z21 एंड दिस इज Z22। आपको इस ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के ये जो ओवरऑल है, ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर निकाल देखना। भी कुछ लोग बड़ी तेजी से निकाल देंगे, और मैं आशा करता हूं कि गलत ही निकालेंगे, क्योंकि आप लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग तुरंत ट्रिक कहीं भी अप्लाई कर देते हैं बिना सोचे समझे। यू कैन बी अप्लाई द ट्रिक। ट्रिक स्पेशल केस के लिए एप्लीकेबल होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ही आपके पास ट्रिक लगेगी। ट्रिक आपकी स्पेशल केस के लिए ही एप्लीकेबल होती है। चलिए, आपको इस ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर निकालने हैं, बताएं। टी पैरामीटर नहीं निकालने इस बार, जेड पैरामीटर ओवरऑल। इस छोटे वाले टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर दिए, इस पूरे बड़े वाले के जेड पैरामीटर निकालने। बताएं आंसर। स्वाति सिंह, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अदिति, आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। यार तुम लोग निकाल दिया, इसी वाले लड़के इस बार ठीक हैं है? दोनों ही इसी की बच्चियां हैं जिन्होंने आंसर बताया है। करेक्ट आंसर है आप लोगों का। स्वाति, तुम्हारा थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। Z12 पैरामीटर तुम्हारा थोड़ा सा जो है, तुमने टाइपिंग में गलत कर दिया है, बाकी सही है। सही निकाले तुमने, मुझे मालूम है कि तुमने सही निकाला है। शिवम सिंह, तुम्हारा गलत है। सारे इसी वालों की पढ़ाई कर दी तो सब अपना आंसर भेजने लगी, हाँ जो निकालेंगे हम करेक्ट हुआ है, ऐसा है क्या? शिवम, तुम्हारा गलत है।
रितु तुम्हारा गलत है, देवेंद्र तुम्हारा गलत है। देवेंद्र तुम्हारा, देखो देवेंद्र को जो है कहीं भी कोई भी चीज लगा दे रहा, अता न पता सब कुछ, जय सिया राम, जहां जो पाव लगाओ झोंको है। मैं समझ रहा हूं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तभी मैंने क्वेश्चन दिया है तुम्हें। उस क्वेश्चन को कराने के बाद मैंने इस क्वेश्चन को जान के दिया है आपको, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम लोग कहीं भी कोई भी चीज छोड़ देते हो बिना दिमाग लगाए। एक तो दिमाग है नहीं, और बिना दिमाग लगाए तुरंत जो है स्टार्ट हो जाता है।
बाकी अनुराधा और देवेंद्र आप लोगों का सही है, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर लोगों ने गलती क्या है की इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे कि अगर आपको जेड पैरामीटर निकालने हैं तो लोगों ने बोला कि सर जो है ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है इसके जेड पैरामीटर मालूम है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट टी मॉडल बना सकता हूँ। इक्विवेलेंट टी मॉडल ऐसा बनेगा इसका, और इक्विवेलेंट टी मॉडल बनाने के बाद ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और फिर आपके पास ओवरऑल एक टी नेटवर्क बनेगा और आंसर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आप देखेंगे आप किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के अगर आपको जेड पैरामीटर मालूम है, आप उस टू पोर्ट नेटवर्क का इक्विवेलेंट टी मॉडल तभी बना सकते हैं जब गिवन टू पोर्ट नेटवर्क कैसा हो, रेसिप्रोकल हो, ठीक है। अगर आपके पास एक रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क है जिसके जेड पैरामीटर, उसका ही आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टी मॉडल बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है क्या ये रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल होने के लिए आप इसके जेड पैरामीटर को देखेंगे, अगर इसका Z12 पैरामीटर Z21 के बराबर होता तब तो ये रेसिप्रोकल होता, और अगर ये रेसिप्रोकल होता, इसके जेड पैरामीटर मालूम है, तो इसका मैं क्या करता, इक्विवेलेंट टी मॉडल बना लेता। अगर ये दोनों बराबर होते तो ये दोनों बराबर लिखे होते, क्या ये बराबर लिखे क्या? Z12 पैरामीटर उसने Z12 लिख के दिया है और Z21 पैरामीटर Z21, ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो गिवन टू पोर्ट नेटवर्क जिसके जेड पैरामीटर ये रेसिप्रोकल नहीं है, अगर गिवन टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल नहीं है तो आप इसका इक्विवेलेंट टी मॉडल नहीं बना सकते, और अगर इक्विवेलेंट टी मॉडल बनाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जो आपके पास छोटा वाला टू पोर्ट नेटवर्क है जिसके जेड पैरामीटर आपको दिए हुए हैं, ये रेसिप्रोकल नहीं है। अगर ये रेसिप्रोकल नहीं है तो आप इसका इक्विवेलेंट क्या नहीं कर सकते, इक्विवेलेंट टी मॉडल नहीं बना सकते। अगर ये रेसिप्रोकल होता तब तो मैं टी मॉडल बनाता और फिर उसके बाद 2 सेकंड में निकाल लेता, ठीक है। लेकिन आप यहां पर वो वाला मेथड नहीं लगा सकते, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, ये जो आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क है ये रेसिप्रोकल नहीं है, लिख रहा हूं, चूंकि Z12 पैरामीटर Z21 के बराबर नहीं है, so that the given two port network is not represent a reciprocal network, so that we cannot draw, so that we cannot draw the equivalent T model of the given equivalent T model of the given two port network। आपके पास ये जो छोटा वाला टू पोर्ट नेटवर्क जिसके जेड पैरामीटर ये रेसिप्रोकल नहीं है, अगर ये रेसिप्रोकल नहीं है तो मैं इसका इक्विवेलेंट टी मॉडल नहीं बना सकता, ठीक है। तो वो वाला मेथड तो अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वो मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा तो फिर आपको कन्वेंशनल मेथड ही लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार मैंने इसका इक्विवेलेंट टी मॉडल इसलिए बना दिया था क्योंकि ये कैसा था, रेसिप्रोकल था। रेसिप्रोकल होगा तभी आप इक्विवेलेंट टी मॉडल बना सकते हैं किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क का, ठीक है। क्योंकि ये आपका Z12 और Z21 पैरामीटर्स के बराबर है नहीं, दोनों अलग अलग दिए हैं, तो ये आपका रेसिप्रोकल नहीं है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट टी मॉडल नहीं बना सकता हूं, ठीक है। तो फिर आपके पास एक ही मेथड बचता है, कन्वेंशनल मेथड से इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो पाएगा, मतलब टी पैरामीटर अगर मैं इसका बना लेता तो ओवरऑल टी नेटवर्क आ जाता, टी नेटवर्क का तो आप जेड पैरामीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आपका शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, आपको कन्वेंशनल मेथड ही लगाना पड़ेगा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। अब हम लोग कन्वेंशनल मेथड ही लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को मैं कट कर रहा हूं और मैं अब इसके जेड पैरामीटर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर आपको निकालना।
चलिए अब हम लोग जो है जेड पैरामीटर निकालने जा रहे हैं। ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर बहुत ही आसानी से निकल आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं येलो वालों को हटा देता हूं। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो येलो वाला छोटा वाला आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क है, उसका टी मॉडल तो बन नहीं सकता। टी मॉडल नहीं बन सकता तो ओवरऑल का टी मॉडल बन नहीं पाएगा, तो कन्वेंशनल मेथड ही यहां पर लगने वाला है। ठीक है, चलिए कन्वेंशनल मेथड लगाने के ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर निकालने, तो इसके जेड पैरामीटर हम लोग मान लेंगे। ठीक है, और जेड पैरामीटर मानने के बाद आप क्या कर सकते हैं, V1 और V2 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल सर्किट के इनपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस करंट, और बेटा आउटपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज और रेफरेंस करंट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं ओवरऑल सर्किट के। ठीक है, चलो ओवरऑल सर्किट के इनपुट टर्मिनल पे कितना वोल्टेज मानते, रेफरेंस V1 पोलैरिटी प्लस माइनस, और करंट कितना मानते थे, I1। यहां से I1 इन कर रहा है, यहां से I1 क्या करेगा। ओवरऑल सर्किट के आउटपुट पोर्ट पे कितना वोल्टेज मानते थे, V2, और करंट कितना मानते थे, दैट इज नथिंग बट द I2। I2 इन करेगा तो I2 यहां से लीव भी करेगा। अब आपको ओवरऑल सर्किट के जेड पैरामीटर निकालने थे, तो मैं इसके जेड पैरामीटर मैट्रिक्स को मान लेता हूं। इसके जेड पैरामीटर मैट्रिक्स को में जो पहला एलिमेंट होगा Z11, उसको स्मॉल लेटर, ये बेटा कैपिटल लेटर में दिए हैं, मैं स्मॉल लेटर में मान रहा हूं। ओवरऑल के Z11, Z12, Z21 और Z22। तो आप देखेंगे, अगर आपने इस अभी सर्किट नहीं देखना है, ओवरऑल सर्किट के अगर आपको जेड पैरामीटर मालूम है तो आप V1 और V2 की वैल्यू लिख सकते हैं। जरा V1 V2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, V1 की वैल्यू कितनी आएगी, Z11 इंटू I1। ओवरऑल सर्किट के जेड पैरामीटर मालूम है तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2, और V2 की बेटा वैल्यू कितनी होगी, V2 की वैल्यू होगी Z12 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। ठीक है, ओवरऑल सर्किट के जेड पैरामीटर मान रखे हैं, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2, और बेटा V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 की वैल्यू हो जाएगी Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2। तो देखो, अगर आप ओवरऑल सर्किट के अगर आप जेड पैरामीटर निकालना चाहते हैं, Z11, Z12, Z22 ये अगर निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ओवरऑल सर्किट में V1 को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, I1 और I2। अगर आप V1 को I1 I2 के टर्म में लिखने में सफल हो गए तो I1 का कोएफिशिएंट हो जाएगा Z11 पैरामीटर, और I2 का कोएफिशिएंट हो जाएगा Z12 पैरामीटर। और अगर आप V2 को I1 I2 के फॉर्म पे लिखने में सफल हो गए तो I1 का कोएफिशिएंट हो जाएगा Z21, और बेटा I2 का कोएफिशिएंट हो जाएगा Z2। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी थी, अभी सर्किट को नहीं देखना, इतनी इंफॉर्मेशन से आपने देखा कि अगर मैं V1 को I1 I2 के फॉर्म पे लिखने में सफल हो गए तो I1 का कोएफिशिएंट Z11 पैरामीटर हो जाएगा, और I2 का कोएफिशिएंट आपका Z12 पैरामीटर होगा। और V2 को अगर आप I1 I2 के फॉर्म पे लिखने में सफल हो गए तो I1 का कोएफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, Z21, और बेटा I2 का कोएफिशिएंट हो जाएगा Z22। तो अब आप देखिए सर्किट दिया हुआ है, सर्किट दिया तो इस सर्किट में आप V1 और V2 को I1 I2 के फॉर्म पे लिखने की कोशिश करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये छोटा वाला टू पोर्ट नेटवर्क दिया, इस छोटे वाले टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम है तो दो इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर दो इक्वेशन लिख सकते हैं तो इस छोटे वाले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट पे रेफरेंस वोल्टेज और रेफरेंस करंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नए वेरिएबल नहीं मानूंगा मैं, इतने वेरिएबल से, इन्हीं वेरिएबल की हेल्प से यहाँ पर इसके इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज और करंट लिखना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, छोटे वाले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे कितना वोल्टेज आएगा, ध्यान से देखिए कितना वोल्टेज आएगा। यहां पर कितना वोल्टेज माना है, V1। यहां से ध्यान से देखिए, यहां से करंट पास करेगा तो इस रजिस्टर से भी I1 करंट पास करेगा। रजिस्टर से जब I1 करंट पास करेगा तो यहां पर कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तो V1 में कुछ ड्रॉप हो जाएगा और बचा हुआ वोल्टेज यहां पर जाएगा। क्योंकि देखो ये वाला मेश है ना, यहां पर वोल्टेज मान लो कुछ नया वोल्टेज V1 डैश मान लिया, तो दिस वोल्टेज नथिंग बट इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज होगा आपके इस छोटे वाले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे जो वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, V1 से अलग होगा। क्योंकि आप देखेंगे V1 वोल्टेज यहां पर मान रखा है, यहां से जब ये करंट पास करेगा तो V1 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस अपीयर होगा। तो यहां पर जो वोल्टेज होगा छोटे वाले टू पोर्ट नेटवर्क के टर्मिनल के इनपुट टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज V1 से अलग होगा। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होते हैं,
सीरीज में जब केसीएल, सीरीज में कौन सी इक्वेशन होती है? केवीएल, केवीएल। तो यहां पर जब मैं केवीएल इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो ये वोल्टेज अलग होगा, ये वोल्टेज अलग होगा, ये वोल्टेज अलग होगा। ये चीज क्लियर? अगर ये पैरेलल में होते, पिछली बार पैरेलल में था बेटा, पिछली बार ये क्या था? पैरेलल में थे, तो पैरेलल में वोल्टेज समान थे, क्लियर होना चाहिए। इस बार ये जो रजिस्टर यहां लग गया है तो इस वोल्टेज का कुछ वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा, बचा हुआ वोल्टेज जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, इस बार मैं अपने गिवन टू पोर्ट नेटवर्क के, इस बार मैं अपने गिवन टू, छोटे वाले गिवन टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट पे जो वोल्टेज होगा वो V1 से थोड़ा अलग होगा। इनपुट पोर्ट का वोल्टेज मान लो, इसको मैं मान लो V1 डैश, ये क्लियर होना चाहिए। ये वोल्टेज मैंने V1 डैश माना है, V1 नहीं माना है, क्योंकि ये वोल्टेज इससे अलग होगा, क्योंकि दिस वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। क्लियर है? अब करंट मानना पड़ेगा, तो करंट तो देखो क्लियर है, श्रेणी में करंट सेम होगा। तो यहाँ पर I1 करंट है ना, I1 करंट क्या होगा? इस रजिस्टर से फ्लो करते करते इस टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल के एक इनपुट पोर्ट के एक टर्मिनल से I1 करंट हील करेगा। तो यहाँ पर कितना करंट है? अगर यहाँ पर आपने I1 करंट मान रखा है ओवरऑल में, तो यहाँ भी कितना करंट ही आएगा? I1 करंट आएगा। ये I1 करंट ऐसे फ्लो करेगा, दिखना चाहिए ये I1 करंट इस 1 ओम से फ्लो करते करते 1 ओम से फ्लो करते करते इस छोटे वाले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के एक टर्मिनल से अगर I1 करंट इन करेगा तो दूसरे से कितना करंट लीव करेगा? I1 करंट। तो छोटे वाले के इनपुट पोर्ट के टर्मिनल में वोल्टेज भी मान लिया, करंट भी मान लिया, ठीक है। चलो आउटपुट पोर्ट पे चलते हैं, आउटपुट पोर्ट पे, ठीक है। यहां पर कितना वोल्टेज है? V2। तो बेटा यहां भी कितना वोल्टेज आएगा? यहां भी कितना वोल्टेज आएगा? V2 आएगा, दिखना चाहिए, पिछली बार मैं बता चुका हूं। और करंट कितना आएगा? यहां पर I2 करंट है तो यहां भी I2 करंट आएगा। नाउ दिस इज द I2 करंट, दिस इज I2 करंट, ठीक है। अब इस छोटे वाले के आपने इनपुट पोर्ट पे वोल्टेज करंट लिख लिया, और आप देखेंगे इस छोटे वाले टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम है। अगर आपको किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के, अब मैं सर्किट में देख रहा हूं, अगर आपको छोटे वाले टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम तो आप इसके V1 और V2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं? I1 I2 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो अब मैं सर्किट से इक्वेशन बना रहा हूं। अगर आपको ओवरऑल सर्किट के जेड पैरामीटर चाहिए तो आपको क्या करना है? V1 V2 को I1 I2 के फॉर्म पे लिखना है। तो ना पहले मैं इस टू पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर मालूम है तो मैं इसके V1 और V2 को I1 I2 के फॉर्म पे, V1 की जगह कितना है? V1 डैश है बस। चलो अब मैं इक्वेशन बना रहा हूं, V1 डैश, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इसके जेड पैरामीटर Z11 into I1 प्लस Z12 into I2, कैपिटल लेटर में लिखा हूं। नाउ दिस इज Z11 करंट था I1 प्लस Z12 into I2। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हेलो, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके जेड पैरामीटर मालूम थे तो इसके V1 को हम क्या कर सकते हैं? V1 को I1 I2 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। इनपुट करंट I1 है, आउटपुट करंट I2 है, तो V1 की जगह कितना है? V1 डैश कितना हो जाएगा? Z11 into I1 प्लस Z12 into I2। और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V2 की वैल्यू हो जाएगी Z21 into I1 प्लस Z22 into I2। दो इक्वेशन बना ली। तो ये टू पोर्ट नेटवर्क आपको दिया था छोटा वाला। अगर छोटा वाला टू पोर्ट नेटवर्क आपको दिया हुआ है, छोटा वाला अगर आपको टू पोर्ट नेटवर्क दिया तो वहां से दो इक्वेशन बना ली। और आप देखेंगे अगर आपने V2 को ध्यान से देखो, अगर आपने V2 को I1 I2 के फॉर्म पे लिख लिया तो I1 का कौन सा पैरामीटर हो जाएगा? ओवरऑल का Z21 पैरामीटर, और I2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ओवरऑल का Z22 पैरामीटर। तो आप देखेंगे V2 को मैंने I1 और I2, हेलो, कैपिटल लेटर में है, ये कैपिटल लेटर में है, कैपिटल लेटर में दे रखे हैं। दिस इज Z21 और ये Z2। आपने क्या किया? V2 को I1 I2 के फॉर्म पे लिख लिया। अगर आपने V2 को I1 I2 के फॉर्म पे लिख लिया, अगर मैं V2 को I1 I2 के फॉर्म पे लिख लूंगा तो I1 का जो कोफिशिएंट होगा वो ओवरऑल का Z21 पैरामीटर होगा, I2 का कोफिशिएंट ओवरऑल का Z22 पैरामीटर। तो ये ओवरऑल का कौन सा पैरामीटर है? Z21, ये देखो Z21, और ये ओवरऑल का कौन सा पैरामीटर? Z22 पैरामीटर। तो ओवरऑल का Z1 Z2 आ गया। आपने V2 को क्या कर लिया? V2 को आपने I1 I2 के फॉर्म पे लिख लिया, आपने V2 को I1 I2 के फॉर्म पे, बस रह गया V1 को I1 I2 के फॉर्म पे, V1 को I1 I2 के फॉर्म पे लिखना है। V1 यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? V1 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, तो V1 को ढूंढना पड़ेगा। कहां से ढूंढेंगे? सर्किट से ढूंढेंगे। कहां है V1? ये है V1। अब जरा आओ सर्किट पे, ये V1 है,
आपको V1 डैश मालूम है, V1 डैश को I1 I2 के फॉर्म पे नहीं लिखना, आपको V1 को I1 I2 के फॉर्म पे लिखना है। तो V1 तो ये है, V1 वोल्टेज है ना, वोल्टेज को निकालने के लिए केवीएल के लिए आपको जो है क्लोज पाथ देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे V1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, दैट इज दिस वोल्टेज। आप देखेंगे वोल्टेज को लिखने केवीएल के लिए एक ऐसा क्लोज पाथ चाहिए जिसमें हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो ये वोल्टेज तो आप लिख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये वाला एक क्लोज पाथ दिख रहा होगा, इस क्लोज पाथ में कितने एलिमेंट है बेटा, हेलो V1 डैश यहां से लिख देंगे, V1 डैश यहां से लिख देंगे। ये वोल्टेज तो मैं लिख सकता हूं, ये क्या रजिस्टर का वोल्टेज ना, रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस भी मालूम है, करंट भी मालूम है। तो ये वोल्टेज I1 के फॉर्म पे आ जाएगा। इसको मैं I1 I2 का V1 डैश को मैं I1 I2 के फॉर्म पे लिख दूंगा, और ये वोल्टेज तो V1 की वैल्यू I1 I2 के फॉर्म पे आ जाएगी। तो आप देखेंगे आपको V1 डैश को I1 I2 के फॉर्म पे नहीं लिखना था, आपको V1 डैश को नहीं लिखना था, आपको V1 को लिखना था। तो V1 तो ये वोल्टेज है। वोल्टेज को लिखने के लिए केवीएल, लेकिन केवीएल का एक क्लोज पाथ चाहिए जिसमें हर एक एलिमेंट, तो आपको ये क्लोज पाथ दिख रहा होगा, ये वाला क्लोज पाथ। बस यहां पर केवीएल लगा लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो जब मैं केवीएल लगाऊंगा, केवीएल लगा रहा हूं यहां से देखो केवीएल, आप देखेंगे जब ये करंट इससे पास करेगा रजिस्टर से तो ड्रॉप होगा प्लस एंड माइनस। केवीएल लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, केवीएल लगाऊंगा कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो दिस वोल्टेज प्लस साइन मिलेगा, तो इस वोल्टेज को मैं प्लस साइन कहता हूं। किसका वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज। रजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे, फिर जब आप आगे चलेंगे तो कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को भी आप प्लस साइन के साथ लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू प्लस V1 डैश। फिर आप आगे चलेंगे, फिर कौन साइन मिलेगा, दैट इज माइनस साइन। तो आप इस वोल्टेज को माइनस साइन के साथ लिखते हैं। और जहां से चलिए तो वहीं पहुंच गए, एमएस कंप्लीट। अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस और लूप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, V1 की वैल्यू आ जाएगी V1 डैश प्लस I1। आपको V1 को I1 और I2 के फॉर्म पे लिखना था। I1 और I2 मतलब V1 डैश को हटाना पड़ेगा। V1 डैश को कहां से हटा सकते हो, I1 I2 के फॉर्म पे, यहां से। तो इक्वेशन नंबर 1 से आपने V1 डैश उठाया और यहां पर रखा, तो यहां से आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी I1 है। V1 डैश की वैल्यू कितनी है, Z11 इंटू I1 प्लस Z
चलिए, तो यहां से आप देखेंगे कि आपने V1 को I1 I2 के फॉर्म पे लिखना था, तो I1 के कोफिशिएंट एक साथ ले लिया आपने, I1 के कोफिशिएंट आपने एक साथ ले लिए, और बेटा I2 का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज कैपिटल Z12। ठीक है, तो अगर आपने V1 को I1 I2 के फॉर्म पे लिख लिया, अगर आपने V1 को I1 I2 के फॉर्म पे लिख लिया, तो I1 का कोफिशिएंट ओवरऑल Z11 पैरामीटर होगा और I2 का कोफिशिएंट आपका ओवरऑल Z12 पैरामीटर होगा। तो आप देखेंगे आपने V1 को I1 I2 के फॉर्म पे लिख लिया, तो I1 का जो कोफिशिएंट है वो ओवरऑल आपका Z11 पैरामीटर है, और बेटा I2 का कोफिशिएंट आपका ओवरऑल Z21 पैरामीटर है। तो आपके ओवरऑल सर्किट के Z पैरामीटर क्या है, Z11 की वैल्यू कितनी है, दैट इज नथिंग बट द Z11 पैरामीटर आपका आ रहा है दैट इज 1 प्लस Z11। Z12 पैरामीटर कितना है, Z21। Z21 पैरामीटर है कैपिटल Z21, और Z22 पैरामीटर ओवरऑल का कितना है, कैपिटल Z22। तो ये आपके ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क हैं, आपके गिवन टू पोर्ट नेटवर्क। तो दिस इज द ओवरऑल Z पैरामीटर ऑफ द ओवरऑल सर्किट। ठीक है, यहां से आपका टू पोर्ट नेटवर्क का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे लगभग मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके डिस्कस किए हैं। जिस भी लेवल के क्वेश्चन हो सकते थे सारे लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। कल मैं जो है इलाहाबाद पहुंच के इसकी डीपीपी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब आपको सारे क्वेश्चंस डीपीपी के करने होंगे। ठीक है, और जो है टू पोर्ट के बाद इसी का कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, हाँ आपका जो है कल मैं पहुंचूंगा 24 तारीख को जो है, और जो है क्या कहते हैं कि आज जनरेशन की क्लास होगी आपकी। न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट किया था मैंने, उसका जो है जो लिखाने वाला पोर्शन था आज मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा लिखाने वाला। ईसी का कल ऑफ रहेगा, परसों से जो है मैं शेड्यूल बनाऊंगा, तो आपका ईसी का कंट्रोल सिस्टम जो है बीच में बचा हुआ था, तो कंट्रोल सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है। ठीक है, आपका 1 से 1.5 घंटे की मैं कंट्रोल सिस्टम की क्लास पर डे लूंगा, और इलेक्ट्रिकल वालों को भी पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि अदर एग्जामिनेशन चाहे आप बिहार पे जाइए, चाहे आप राजस्थान पे जाइए, चाहे पीजीसीआई में जाइए, चाहे आप कोई सा भी मेट्रो का एग्जामिनेशन देंगे, कंट्रोल सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक कि यूपीपीसीएल के एग्जामिनेशन में भी कंट्रोल सिस्टम पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए वो सब्जेक्ट को निगलेक्ट मत करिएगा, वो सब्जेक्ट भी मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। ठीक है, अच्छा टू पोर्ट तुम लोग को कैसा लगा, समझ में आएगा तुम लोगों को, हैं कोई डाउट तो नहीं है? देवेंद्र ने हाँ ठीक लगा है कंट्रोल सिस्टम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, किसमें आएंगे, क्या पढ़ाएंगे, तो उसकी टेंशन हो, तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब जो है ऑफलाइन खुल जाएगा पढ़ा देंगे ऑफलाइन भी, लेकिन ठीक है चलो। तो यहाँ से कंप्लीट होता है। अब ईसी वालों को ऑफ है, ईसी वालों की जो है परसों क्लास चलेगी जो है। ठीक है, परसों क्या 25 तारीख ना, तो मैं शेड्यूल भेज दूंगा। कल ईसी वाले बढ़िया से आराम करिए जो है। ठीक है, और परसों से आपका मेजरमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, हिमांशु सर आपके आ जाएंगे परसों से, क्योंकि वो भी निकलेंगे, वो भी कल पहुंच जाएंगे इलाहाबाद जो है। ठीक है, तो कल हम लोग थोड़ा सा ट्रेन में रहेंगे, तो क्लासेस में भी पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन शाम को मैं जो है जनरेशन की क्लास जरूर दूंगा, आज भी दूंगा और कल भी शाम को जनरेशन की क्लास दूंगा। ठीक है, तो कल आपकी जो है हिस्ट्री की क्लास रहेगी मॉर्निंग में ईसी वालों, और इलेक्ट्रिकल वालों की हिस्ट्री की क्लास रहेगी, प्लस आपका जो है शाम के टाइम जनरेशन की क्लास रहेगी। ऑफलाइन आने के बाद अटेंड कर सकते हैं, प्लीज ऑनलाइन में पढ़ाएं कंट्रोल। अरे ऑनलाइन में बिल्कुल पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन में भी पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं, तुम्हें ऐसा कोई चीज नहीं जो समझ में नहीं आएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। आज तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए होंगे द इंजीनियर में ऑनलाइन में भी कोई भी एक पॉइंट का कमी नहीं रखा है। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। ठीक है, अब वो शेड्यूल भेज देंगे तुम लोगों को ऑफलाइन का। ठीक है, 26 तारीख से आपकी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी और सभी को आना है। ठीक है, ये नहीं कि हमें नहीं आना है। ठीक है, तो आप आएंगे, प्रॉपरली क्लास करेंगे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लासेस रहेंगी, और कोशिश रही है कि आपका जो सिलेबस हो आपका नवंबर तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि केवल 5 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपके 12 के 12 जो टेक्निकल सब्जेक्ट किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन में आते हैं जेईई लेवल पे, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर। शाम को हम इलेक्ट्रिकल वालों से मुलाकात करेंगे 8 बजे। ठीक है, चलिए।